आपने शेयर स्क्रीन की हुई है, अभी नजर नहीं आ रही सिर्फ? जी ठीक है, ओके, नजर आ गई है, थैंक यू। ऑलराइट, मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी, तो आई होप सो कि अब हम डिस्टर्ब नहीं होंगे बीच में। सो कंसोल लॉग यानी ये एलिमेंट्स, एक दफा जस्ट टू ब्रिंग इट इनटू द रिकॉर्डिंग, मैंने कहा जी कि हम जब भी कोई चीज या कोई एरर या कोई इन्फॉर्मेशन या कोई मैसेज यूजर को डिस्प्ले करना चाहेंगे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, तो हम यहाँ ब्राउजर पे किसी भी खाली स्क्रीन के हिस्से पे राइट क्लिक करके आप सबसे बॉटम पे इंस्पेक्ट पे जाएं, अल्टरनेटिवली आप कीबोर्ड से डायरेक्ट F12 दबाएंगे तो ये एक साइड पे टूल ओपन होगा जिसे हम डेवलपर टूल कहते हैं। आप इसे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं डॉक करना। अगर आप इसे बॉटम पे डॉक कर दें, अगर आप इसे इस तरह लेफ्ट साइड पे डॉक कर दें, अगर आप इसको इंडिपेंडेंट सेपरेट विंडो में डॉक कर दें, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल यूं करके। अगर आपके मल्टीपल स्क्रीन है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसे राइट साइड पे, सो नॉर्मली राइट साइड पे बाय डिफॉल्ट शायद ओपन होता है। तो हम कंसोल पे जितने भी एरर मैसेजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट या जितने भी एरर मैसेजेस ना हो, वैसे इंफॉर्मेशनल मैसेजेस भी हों, तो हम कंसोल पे लॉग करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कोड में, अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में कंसोल लॉग, और इसके अंदर कोई भी मैसेज लिखूं, जैसे मैं हेलो या हेलो वर्ल्ड पहला मैसेज लिखता हूँ, तो ये मुझे बेसिकली अपने ब्राउजर पे आके जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो कंसोल लॉग बेसिकली डिबगिंग पर्पसेस के लिए या कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी हो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, तो हम बहुत ज्यादा इस कंसोल का इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं जावास्क्रिप्ट का प्रॉपर यूं समझ लें कि डे वन आज ही होगा, कल तो इसका ओवरऑल जो इंट्रोडक्शन था वो था। तो हम कोशिश करेंगे कि अब HTML के अंदर कुछ भी ना लिखें, या अगर कहीं जरूरत पड़ी डॉम मैनिपुलेशन के लिए, वो भी हम जस्ट डॉम के कुछ मेथड्स पढ़ेंगे डॉम को अंडरस्टैंड करने के लिए। बिकॉज रिएक्ट में काम करने के लिए आपको वर्चुअल डॉम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और वर्चुअल डॉम की अंडरस्टैंडिंग से पहले आपको एक्चुअल डॉम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो एक्चुअल डॉम को सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे कि डॉम होता क्या है और उसका पर्पस क्या है, ताकि हमें वर्चुअल डॉम समझ आ सके, जो कि बेसिकली रिएक्ट में जिसके साथ काम होना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। किसी भी प्रोग्राम में दो एस्पेक्ट्स डिस्कस होते हैं, एक होता है प्रोग्राम स्टेटमेंट और एक होता है डेटा। स्टेटमेंट बेसिकली इज काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं ये लिखूं लॉग और मैंने लिखा हेलो, तो दिस इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। जावास्क्रिप्ट में टिपिकली स्टेटमेंट एंड होती है विद अ सेमीकोलन, लेकिन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में ये सेमीकोलन ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर देंगे तो इट वुड ऑल बी ओके। लेकिन अगर ये डाल दें तो ये इंडिकेशन है कि जहां सेमीकोलन आएगा वहां एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने कहा जावास्क्रिप्ट में दो एस्पेक्ट्स हैं, एक इंस्ट्रक्शन या एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज मोर लाइक एन इंस्ट्रक्शन टू द सिस्टम, टू द मशीन व्हाट टू डू। और दूसरा इसका एस्पेक्ट है डेटा, यानी आपने डाटा को मैनिपुलेट करना है, डाटा की कैलकुलेशन करनी है, और उस डाटा की बेस पे ही आप ब्राउजर पे अपीयर होने वाले डिजाइन के सारे बिहेवियर्स के साथ खेल रहे होते हैं। तो वो दूसरा एस्पेक्ट जो है वो डेटा है। करेक्ट। तो जिस तरह ये एक स्टेटमेंट है, इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स मिलकर क्या बनाएंगी, प्रोग्राम बनाएंगी। यहाँ कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है, प्रोसेस और प्रोग्राम एक ही चीज है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तो मैं इसको भी क्लियर करता चलूं। जो प्रोग्राम होता है उसकी डेफिनेशन ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये 4 या 5 लाइनें लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा मेरा, अभी तो सेम है, दे शुड नॉट सपोज टू बी सेम, बट अगर ये 5 स्टेटमेंट्स है तो हम क्या कहेंगे, ग्रुप ग्रुप ऑफ ऑफ स्टेट स्टेटमेंट्स मेक अ प्रोग्राम। और वो जो प्रोग्राम है वो एक कोई इंडिपेंडेंट टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे दो नंबर्स को ऐड कर लिया 4 स्टेटमेंट्स या 3 स्टेटमेंट्स यूज करके, वो बेसिकली क्या करेगा, ऐड करेगा। तो प्रोग्राम इज सपोज टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक। अनलाइक दी जो आपका प्रोसेस होता है, प्रोसेस अगर यही प्रोग्राम अभी मैंने लिखा हुआ ना, ये फाइल आपके सामने नजर आ रही है, तो ये प्रोग्राम है। जब मैं इसे चलाऊंगा तो इन एग्जीक्यूशन, जब तक ये एग्जीक्यूशन में रहेगा, ये क्या बन जाएगा, प्रोसेस बन जाएगा। यहां से एक बात याद रखिएगा, इसमें मैं दोबारा रेफर बैक करूंगा, जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। सिंगल थ्रेड का मतलब आप फिलहाल प्रोसेस समझ लें, तो इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट में आप 1000 लाइनें भी लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट की वो पूरी की पूरी 1000 लाइनें एक प्रोसेस ट्रीट होगा बिहाइंड द सीन। अब यही सारी की सारी लॉजिक और यही सारी की सारी कन्वेंशन है कि आपने बेसिकली उस प्रोसेस को, यानी अब जब ये जितनी भी लाइनें हैं ना बेसिकली, ये सारी की सारी सिंक्रोनसली चलेंगी। यहाँ आप थोड़ा सा इसका भी हिंट बैकग्राउंड पे बिठा लें, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्या फर्क है। सिंक्रोनस का मतलब ये है कि जब ये स्टेटमेंट अपनी एग्जीक्यूशन खत्म करेगी तब अगली स्टेटमेंट चलेगी, वो खत्म करेगी तब अगली चलेगी, फिर अगली चलेगी और फिर अगली चलेगी। यानी अगर यहाँ 100 स्टेटमेंट्स भी होंगी तो 100 की 100 किस फैशन में चलेंगी, सिंक्रोनस वे में चलेंगी। अगर ये स्टेटमेंट ना हो, ये फंक्शन कॉल हो, तो इसका मतलब यह है कि एक फंक्शन कॉल में मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। फंक्शन कॉल क्या होता है थोड़ा सा आगे जाके क्लियर हो जाएगा, लेकिन
अगर मिसाल के तौर पर ये तीसरे नंबर वाली स्टेटमेंट 10 सेकंड लेती है और बाकी सारी 2-2 सेकंड लेती है, तो प्रॉब्लम क्या होगा? मैंने कहा जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। सिंगल थ्रेड का मतलब ये है कि 1000 लाइनें भी होंगी तो वो एक ही प्रोसेस में चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तीसरी लाइन 10 सेकंड टाइम लेती है तो चौथी लाइन को उसको एग्जीक्यूशन के लिए 2 सेकंड चाहिए, लेकिन उसको इंतजार कितना करना पड़ेगा? 10 सेकंड का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये तो बड़ा इनएफिशिएंट काम है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कई स्टेटमेंट्स, कई एक्सटर्नल नेटवर्क कॉल हो सकता है 20 सेकंड ले ले, 15 सेकंड ले ले, 10 सेकंड ले ले, तो क्या हमारा जो तीसरी लाइन के बाद जितना कोड है सबको वेट करना पड़ेगा? इस काम से अवॉइड करने के लिए हम सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन को एसिंक्रोनस में बदलते हैं। देयर आर सो मेनी वेज, कॉल बैक्स हैं, प्रोमिसेस हैं, ऑब्जर्वेबल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम बेसिकली वो सारी स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ दो चीजें बतानी है, दो एस्पेक्ट्स बेसिकली। एक स्टेटमेंट विच इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, और दूसरा डेटा। और डेटा भी जब हम लिखते हैं तो उस डेटा पे भी कोई प्रोसेसिंग करनी होती है, और उस प्रोसेसिंग के लिए भी हम क्या लिखते हैं? इंस्ट्रक्शंस लिखकर गाइड करते हैं कंप्यूटर को, यार ये डेटा है, ये लो, और इस पे प्रोसेसिंग करके हमें कोई इसका फीडबैक या कोई रिजल्ट दे दो। ठीक है, मिसाल के तौर पे मिसाल देता हूं, पहले मैं समझा दूं डेटा, दूसरा एस्पेक्ट। अब जब भी हम कोई डेटा के साथ काम करते हैं कंप्यूटर में, तो हमारी ये कोशिश या ख्वाहिश या जरूरत है कि हमें उस डेटा को पहले कहीं ना कहीं स्टोर किया जाए। इसकी मिसाल मैं बिगिनर्स को यूं देता हूं, अगर कोई बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर्स है हमारे पास, कि अगर हमसे अभी कोई पूछे कि 3 जमा 2 कितना होता है, तो हम फौरन बोलेंगे 5। यानी हमारा दिमाग इतना ट्रेन हो चुका है कि फौरन प्रोसेस कर लेगा। लेकिन अगर आप नर्सरी या प्रेप के बच्चे को कहें 3 जमा 2 कितना होता है, तो वो क्या करेगा? पहले 3 लाइनें ड्रॉ करेगा, फिर 2 लाइनें अलग से ड्रॉ करेगा, और फिर वो पांचों को काउंट करके फिर बताएगा जी 3 जमा 2 5 होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उसे 2 नंबर दिए, 3 और 2, और 7 ऑपरेशन बताया कि आपने प्लस करना है। तो उसने क्या किया? वो 3 वाले नंबर को उसने किसी एक जगह पे सेव किया, 2 वाले नंबर पर उसने किसी दूसरी जगह पे सेव किया। दूसरी जगह से मुराद इस केस में उसका दिमाग होगा, कहीं दिमाग में छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं जिनको तशबीह दी जाती है बेसिकली। तो उसने 3 को दिमाग के एक हिस्से में या एक न्यूरॉन में सेव किया, 2 को दूसरे न्यूरॉन में या दूसरे हिस्से में सेव किया, फिर प्लस का जो ऑपरेशन मैंने बताया वो किसी तीसरे हिस्से में उसने सेव किया, और फिर प्रोसेसिंग वाले पार्ट में आगे उसे कहा जी कि इन दोनों को अब क्या करना है? ज्वाइन करना है। तो ये तो बेसिकली वो कुलिया है जो अभी हमें जरूरत नहीं पड़ती। अब चूंकि कंप्यूटर को भी आप बच्चे से तशबीह दें, कंप्यूटर तो मशीन है ना, खुद से तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो हमें हर चीज गाइड करनी पड़ेगी इसको। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे 2 नंबर से को ऐड करवाना है जावास्क्रिप्ट में, तो पहले आपके जहन में क्या आएगा, क्या करना चाहिए? उन दोनों नंबर्स को कहीं स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, स्टोर करके ही फिर एडिशन होगी। तो जावास्क्रिप्ट या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा को टेम्पररीली स्टोर करने के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं जी वेरिएबल। तो जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है ना, वो वेरिएबल्स की बहुत सारी डेफिनेशन देते हैं कि वेरिएबल इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी चेंज्ड, वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ मैं आपको एक थोड़ी सी डिफरेंट, ये डेफिनेशन है ही है, मैं इनसे डिसएग्री नहीं करता। तो आपके सामने जब वेरिएबल आए तो आप कहेंगे जी कि वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। अगर आपको ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, आपको अरे का कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा, आपको ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा, आपको बाय रेफरेंस और बाय नेम जो स्टैक पे और हीप पे स्टोर होती हैं, आपको वो भी सारा कुछ समझ आ जाएगा। और जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी अटेंड की है, उनको यूनिवर्सिटी के वो दिन भी याद आ जाएंगे जब उनको कहानियां सुनाई जाती हैं जी कि वेरिएबल डाटा कैसे सेव करता है। तो अब उनको आज प्रैक्टिकली पता लग जाएगा कि डाटा सेव करता है। अच्छा, ये वेरिएबल जब भी आए तो बाकी डेफिनेशन सारी आपने ध्यान में रखनी है, साथ में ये रखना है कि इट्स अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर साइंस में जब भी डेटा सेव होता है तो नॉर्मली कंप्यूटर साइंस के लोग उस डेटा को मेमोरी में सिमुलेट करके यूं शो करते हैं कि आपकी जो रैम है, मेन मेमोरी, दैट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। गॉट इट? अब ये लार्ज नंबर कितने हो सकते हैं, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपकी मेमोरी 4 जीबी है, 3 जीबी है, 6 जीबी है, एक बात। दूसरा, आपकी एक मेमोरी का एड्रेस साइज कितना है, ये दो बात। इतनी टेक्निकल बातों में जाने की जरूरत नहीं भी है, तो ये समझ लें कि हमारी मेन मेमोरी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। ये मेमोरी लोकेशन, ये दूसरी मेमोरी लोकेशन, ये तीसरी मेमोरी लोकेशन, ये चौथी और ये पांचवी। हर मेमोरी लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में होता है। वो एड्रेस हेक्साडेसिमल फॉर्म में होते हैं, यानी 0x this E F P Q R समथिंग लाइक दैट। P Q R तो नहीं होता, F तक ही होता है, बिकॉज हेक्साडेसिमल 0 से 9 तक और फिर A से लेके F तक जाता है। पर इन तमाम के तमाम बॉक्सेस के जो एड्रेस होते हैं वो इस शक्ल में होते हैं। गॉट इट? ये मेरी गारंटी है कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आज के बाद मैं वेरिएबल्स की डेप्थ में कभी नहीं जाऊंगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। तमाम के तमाम मेमोरी लोकेशंस के एड्रेसेस होते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर हमें प्रोग्रामेटिकली किसी भी मेमोरी लोकेशन में डाटा सेव करना है, क्यों? मैंने क्या कहा है कि वेरिएबल क्या होता है? नेम्ड मेमोरी लोकेशन। तो इसका मतलब ये है कि मेमोरी लोकेशन तो ये है ना, एक बॉक्स,
एक बॉक्स एक मेमोरी लोकेशन है, दूसरा बॉक्स दूसरी मेमोरी लोकेशन है, तीसरा बॉक्स तीसरी मेमोरी लोकेशन है। तो अगर एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस ये हो हेक्साडेसिमल, तो आपको इस एड्रेस को लेकर यहाँ पे कोई वैल्यू सेव करनी पड़ी, तो इज इट पॉसिबल कि आपको ये याद रहे? मैक्सिमम याद रहेगा तो कितने याद रहेंगे? 2 एड्रेसेस, 3 एड्रेसेस, 4 एड्रेसेस, 5 एड्रेसेस, बस इससे ज्यादा मुझे तो 2 भी नहीं याद होते बाय द वे। तो हम क्या करते हैं, प्रोग्रामर्स ने क्या तरीका निकाला कि आप इन ब्लॉक्स को, एड्रेसेस तो है ही हैं, इन ब्लॉक्स को अपनी मर्जी का कोई नाम दे दें। यानी मिसाल के तौर पे मैं इस ब्लॉक को एक नाम से डिनोट कर देता हूं, जिसका नाम क्या रखता हूं? ए रखता हूं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक मेमोरी लोकेशन जो पहले से थी, उसका एक एड्रेस भी था, लेकिन चूंकि एड्रेस मेरे लिए याद करना मुश्किल था प्रोग्रामर के लिए, तो मैंने उसको क्या नाम दे दिया? ए नाम दे दिया। आप इसको नम 1 कह लें, ए कह लें, बी कह लें, कोई भी मीनिंगफुल वेरिएबल नेम आप दे सकते हैं। अब जब भी पूरे प्रोग्राम में मैं इस मेमोरी लोकेशन में रखे हुए डाटा को रेफर करूंगा या इस मेमोरी लोकेशन को इटसेल्फ रेफर करूंगा, तो किस नाम से रेफर करूंगा? ए। यानी मुझे अब ये दोबारा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अब ये समझ आया कि ये क्या है? वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। तो ये जो वेरिएबल्स हैं, ये आप जावास्क्रिप्ट में 3 तरीकों से पढ़ेंगे। ये 3 तरीकों से लिखे हुए आपको मिलेंगे। या तो ये आपको मिलेगा जी एक लेट के कीवर्ड के साथ, सिर्फ ये, राइट? या ये आपको मिलेगा जी कॉन्स्ट के कीवर्ड के साथ, सिर्फ ये। अभी एरर इसलिए दे रहे हैं कि 2 वेरिएबल सेम नाम के हम नहीं रख सकते। उसकी वजह यह है कि मतलब ऑब्वियसली अगर 2 वेरिएबल्स यानी एक क्लास में 2 बंदे सेम नाम के होंगे, तो मैं एक को बुलाऊंगा तो 2 बोलेंगे। तो बेहतर क्या है कि या तो मैं खुद से कोई प्रीफिक्स रख लूं या उनके वालिद के नाम के साथ उनको बुला लूं। तो इट डजंट मेक सेंस कि आप एक ही नाम के 2 वेरिएबल दें। अभी एरर दे रहा है, दैट्स ओके फॉर मी फॉर नाउ। और तीसरा तरीका ये कि आप इसको यूं देखेंगे, यानी लेट, कॉन्स्ट और वार, इन ये तीनों कीवर्ड्स हैं। मैं कीवर्ड्स किसको बोलता हूं? जैसे आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो उस लैंग्वेज में कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स या कुछ वर्ड्स पहले से डिफाइंड है, रिजर्व्ड है किसी खास पर्पस के लिए। तो लेट, कॉन्स्ट और वार वो तीनों रिजर्व वर्ड्स हैं, जिनका लैंग्वेज में मतलब पहले से डिफाइंड है। तो हम इन्हें किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जब भी हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। अच्छा, सिर्फ सॉरी, नहीं फर्क है, ऑब्वियसली है। अगर फर्क कोई ना होता तो फिर 3 डिफरेंट क्यों होते? बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन देम। लेकिन अगर आप कहीं पढ़ा लिखे हैं, तो इसका मतलब ये तीनों जगहों पे क्या काम हो रहा है? एक वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। अच्छा, मैंने एक अगला लफ्ज इस्तेमाल किया, वेरिएबल डिक्लेरेशन। अच्छा, तीनों में डिफरेंस है जैसे मैंने बता दिया। तो मैं फिलहाल इन दोनों को जानबूझ के डिलीट कर रहा हूं और मैं सिर्फ लेट पे बात करूंगा। जब तक मैं वार और कॉन्स्ट पे नहीं आता, तब तक आप लेट पे ही रहेंगे, ठीक है? तो लेट ए, इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि आपने मेमोरी में एक जगह रिजर्व कर ली और आपने उसके अंदर रखा कुछ नहीं। डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि ये कुर्सी रखी हुई है और आपके किसी दोस्त ने आना है और आप इसको, पंजाबी में हम कहते थे मल लें। मलने का मतलब क्या होता है कि यहाँ किसी और ने नहीं बैठना भाई, मेरे दोस्त ने बैठना। इसका मतलब दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड फॉर समबडी। तो लेट ए का मतलब ये है कि आपने इस मेमोरी लोकेशन को रिजर्व कर लिया, और रिजर्व करने का मतलब है कि ये बता दिया कि भाई इस मेमोरी लोकेशन में जो मैं रखूंगा वही रख सकता हूं, और कोई आगे इसमें कोई चीज रख, ये मतलब है डिक्लेरेशन का। अब अगर मैं इसमें कोई वैल्यू भी रख दूं लाइक 10, तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये जो जगह रिजर्व हुई थी, इसके अंदर कोई बंदा भी आके बैठ गया है, कोई डेटा आइटम भी आके रखा जा चुका है। तो अगर मैं साथ में कोई वैल्यू भी साइन कर दूं, तो अब ये सिर्फ डिक्लेरेशन नहीं रहेगा, अब ये 2 काम हो रहे हैं इस स्टेटमेंट में, वेरिएबल डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। और इनिशियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग एन इनिशियल वैल्यू टू द वेरिएबल। मतलब डेफिनेशन कोई भी ले लें, तो अमेज़न की ब्रेक ले लें, तो एक मिनट। सर 5 मिनट कर दे ब्रेक, तो नमाज भी पढ़ लेते हैं। हम ना इंशाल्लाह अभी आधे घंटे तक क्लास वैसे ही खत्म हो जानी है, तो लेट्स, अगर उस तरह करेंगे तो फिर वो एक थोड़ा सा स्प्लिट हो जाएगा ना। आई होप कि अजान के बाद 15-20 मिनट मार्जिन होता है नमाज का भी, तो जी ठीक है। लाइट से करें आ गई।
ओके जी, तो ये दो काम हो रहे हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब ओनली रिजर्विंग द लोकेशन, और असाइनमेंट का मतलब वी आर असाइनिंग। अच्छा, ये बात याद रखिएगा बिगिनर्स के लिए स्पेसिफिकली। इक्वल टू का मतलब यहाँ इक्वल टू नहीं होता। यहाँ अगर आपने दो चीजों को कंपेयर करना हो तो वहां डबल इक्वल या ट्रिपल इक्वल इस्तेमाल होता है जावास्क्रिप्ट में। सिंगल इक्वल का मतलब आपने क्या पढ़ना है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। सो इक्वल टू का मतलब यहाँ, यानी सिंगल इक्वल टू का मतलब दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो अब यहाँ दो काम हो रहे हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है एक वैल्यू को एक वेरिएबल में असाइन करने के लिए। ठीक, अच्छा, इसी तरह जावास्क्रिप्ट में ये काम हम मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली डेटा, इसकी टाइप क्या है, नंबर है। तो इसी तरह हम किसी भी वेरिएबल में कोई भी स्ट्रिंग भी सेव कर सकते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है, अगर किसी को नहीं पता तो एक डिजिट या एक अल्फाबेट को हम कैरेक्टर बोलते हैं। यानी कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर आप टाइप करते हैं तो हम नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टर बोल सकते हैं। अगर वो अल्फाबेट है तो हम कहेंगे अल्फाबेटिक कैरेक्टर है। अगर वो नंबर है तो हम इसे कहेंगे न्यूमेरिक कैरेक्टर है। अगर वो कोई क्वेश्चन मार्क या हैश या स्लैश वगैरह तो हम इसे कहेंगे स्पेशल कैरेक्टर है। तो जब हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एक स्ट्रिंग बना देते हैं। ठीक है, और अगर हम उस स्ट्रिंग को सिंगल या डबल कोट या बैकटिक में रखते हैं तो उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। गॉट इट? कैरेक्टर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है, और स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। कैरेक्टर एक डिजिट या कैरेक्टर या अल्फाबेट या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या डिजिट कुछ भी हो सकता है। अगर वो दो या दो से ज्यादा मिलेंगे तो वो स्ट्रिंग बनेंगे। अगर उनको हम सिंगल कोट में, डबल कोट में या बैकटिक में रखेंगे या इनक्लोज करेंगे तो हम क्या कहेंगे, उसे स्ट्रिंग कांस्टेंट। मिसाल के तौर पे अगर हमारा, यानी मेरा नाम ले लें, दिस इज अ स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट करें तो वो क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग की लेंथ बन जाएगी। यानी मिसाल के तौर पे आर आई 2 3 4 और 5, तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 5। अगर मैं इसको सिंगल कोट में डाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट को डबल कोट में भी लिख सकते हैं और स्ट्रिंग कांस्टेंट को आप बैकटिक्स में भी लिख सकते हैं। ये बैकटिक की टैब की के बिल्कुल ऊपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैकटिक की, बिकॉज इसमें स्ट्रिंग इंटरपोलेशन जब हम करेंगे या यूं कह लें कि डायनामिक वैल्यूज को एम्बेड करके प्रिंट करेंगे तो तब आप इसको जरा इसकी वर्थ समझ आएगी। और ये बहुत ज्यादा यूज होती है हमारी जावास्क्रिप्ट या मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में। तो तीनों तरह से स्ट्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है फॉर नाउ। तो अब मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्टिक्स लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम कोई भी अरे लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट लिख सकता हूँ। लेकिन चूंकि मैंने अभी अरे और ऑब्जेक्ट का जिक्र ही नहीं किया तो मैं अभी वहां यहाँ लिखना मुनासिब नहीं समझ रहा। तो अब मुझे कोई बंदा ये बताएगा कि ये 10 कहाँ जा रहा है, मेमोरी में। क्योंकि वेरिएबल्स मैंने कहा कहाँ क्रिएट होते हैं, मेमोरी में। और वेरिएबल्स किसका अल्टरनेट है, बेसिकली अल्टरनेट नहीं कह सकते, लेकिन एड्रेसेस को चूंकि मेमोराइज करना मुश्किल है, तो जब मैं 10 को ए में असाइन कर रहा हूं तो इसका मतलब 10 इज बीइंग स्टोर्ड समवेयर टेम्पररीली। और वो समवेयर कौन सी जगह है, मेमोरी। और आपको पता है मेमोरी के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है प्रोग्रामर के लिए, यानी जो कंट्रोलेबल एरिया होता है, और एक होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी बिल्ट इन प्रोसेसेस रैम में चल रहे होते हैं, अगर किसी को उसमें भी कंफ्यूजन है। खैर, अब मुझे, अगर मैं इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को चलाऊंगा तो मुझे आउटपुट पे भी कुछ नहीं आएगा और कंसोल पे भी कुछ नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि मैंने कहा है कि कंप्यूटर वही काम करेगा जिसके आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे। ये दोनों 10 ए में और 6 बी में ये मेमोरी में सेव हो चुके हैं, स्क्रीन पे नहीं आया। तो अगर मुझे इसे स्क्रीन पे लाना है या कंसोल लॉग पे लाना है तो मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे सिंपली कंसोल लॉग ए। अब याद रखिएगा कि कंसोल लॉग में अगर आप डबल कोट्स में कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा, और अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज बगैर डबल कोट्स के लिखेंगे तो वो क्या ट्रीट होगा, वेरिएबल ट्रीट होगा। और वेरिएबल के केस में वो वेरिएबल को प्रिंट नहीं करेगा बल्कि वेरिएबल के कंटेंट्स को प्रिंट करेगा। यानी मेमोरी में ए के अगेंस्ट जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको प्रिंट करेगा। तो ए के केस में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 10, तो आई एम गेटिंग 10 आउट ओवर हियर। और अगर इसी तरह मैं कंसोल के साथ ए और बी दोनों को कॉमा के साथ सेपरेट करके लिख दूं तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं जी कि 10 और 6। तो ये स्ट्रिंग है और ये बेसिकली क्या आपका नंबर है। तो इसका मतलब आप बेसिकली ये समझ चुके हैं कि वेरिएबल्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अब अगर मैं आपसे मतलब कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा तो आई होप आपका आंसर होगा कि हम डाटा को स्टोर करने के कितने तरीके पढ़ चुके हैं। एक, कौन सा तरीका पढ़ा है, वेरिएबल। ठीक, अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि रियलिस्टिकली रियल टाइम हमारी रिक्वायरमेंट्स ये होती है कि हम सम टाइम अगर हमें एक डाटा आइटम स्टोर करना हो तो हम एक वेरिएबल लेते हैं। तो अगर हम मेमोरी की डायग्राम पे दोबारा जाएं तो मुझे अब एक के बजाय कितने डाटा आइटम स्टोर करने हैं, सपोज 10 डाटा आइटम स्टोर करने हैं या 10 नंबर्स स्टोर करने हैं या 10 स्ट्रिंग स्टोर करनी है। डाटा टाइप डिफरेंट हो सकती है, ठीक है।
अगर किसी को लगे कि मैं थोड़ा सा फास्ट हूं तो प्लीज मुझे रोक दीजिएगा और मुझसे ओपनली क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, आई विल आंसर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन चूंकि मैंने आपको कहा है कि हम जावास्क्रिप्ट पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड ऑब्वियसली नहीं करेंगे, लेकिन इतनी जरूर करेंगे कि जितनी हमें रिएक्ट की प्री के तौर पे समझ आ जाए। अगर मुझे 10 नंबर्स स्टोर करने हैं तो अभी तक आपके ज़हन में क्या अप्रोच है, क्या हो सकता है जी? हम 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लें, लेट ए, लेट बी, लेट सी, या यूं कह लें, वेरिएबल्स को भी जरा मीनिंगफुल नाम दें तो ज्यादा अच्छा है। num1, num2, num3, num4, num5, num6, num7, num8। तो अगर हमें 10 चाहिए तो फिर भी एक्सेप्टेबल हो सकता है, हालांकि एक्सेप्टेबल ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेबल हो सकता है। अगर हमें 20, यानी फॉर एग्जांपल एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और हमें 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स को कहीं स्टोर करना है, तो क्या हम 40 स्टूडेंट्स के नाम लिखने बैठ जाएं? दैट्स दो अ बैड प्रैक्टिस ना। बैड प्रैक्टिस क्यों है? एक तो मतलब हमारा और कोई काम नहीं है, 40 स्टूडेंट्स के नाम लिखते लिखते आधा घंटा गुजर जाएगा हमारा, तो प्रोग्राम में तो ऐसी इनएफिशिएंसी, और दूसरा फिर हार्ड कोड करने भी नहीं होते नॉर्मली बहुत सारे केसेस में। दिस इज द केस वेयर वी कम अक्रॉस द लिमिटेशन ऑफ दिस वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल की लिमिटेशन कहा है मैंने, डिसएडवांटेज नहीं कहा। मतलब इसकी एक लिमिट है कि ये खास हद तक इसका यूज केस है। बाद लोग कहते हैं फिर पढ़ क्यों रहे हैं अगर लिमिटेशन है इसलिए मैंने क्लियर किया कि डिसएडवांटेज नहीं है। अगर हमें ग्रुप ऑफ वैल्यूज कहीं स्टोर करनी है तो वी आर नॉट सपोज टू यूज दिस वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल फिर भी यूज करेंगे, लेकिन वेरिएबल में जो वैल्यू है वो एक ग्रुप की फॉर्म में असाइन करेंगे। और ग्रुप पे फॉर्म में असाइन करने का मतलब क्या है कि अगर हम जब वेरिएबल कहते हैं ना, तो वेरिएबल नॉर्मली रिजर्व सिंगल लोकेशन। अगर हमारे 4 दोस्त हों और हमने से कोई पहले पहुंच जाए तो वो पहली चारों कुर्सियां रख लेता है, यार ये मेरे दोस्तों की है, इस पे कोई नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब है अब उसने एक जगह रिजर्व नहीं की, उसने एक पूरी रो, या टेक्निकल टर्म में पूरी अरे रिजर्व की है। तो हम क्या कहेंगे, अगर हमने भी मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो हम कहेंगे यार ये एक नहीं, मुझे कितनी वैल्यूज या कितनी जगह चाहिए जितनी मुझे वैल्यू स्टोर करनी है। तो यहां मैं कर रहा हूं 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका मतलब ये है कि बजाय इसके कि मैं 5 डिफरेंट लोकेशंस को अलग अलग नाम दूं, num1, num2, num3, या student1, student2, student3, student4, student5, तो मैं इनको क्या नाम दे दूं? इसको सिर्फ नाम दे दूं NUM, और 5 की 5 लोकेशंस को मैं एक ही नाम से डिनोट कर दूं। तो फिर कुछ हद तक बात बन सकती है ना, कुछ ऑप्टिमाइजेशन हमने अचीव कर ली है। लेकिन सवाल अब ये है कि अगर इन 5 में से मुझे एक को डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे, यानी मैं 5 वैल्यूज यहां डाल देता हूं, एक को 10 डाल दिया, एक को 20 डाल दिया, एक पे 30 डाल दिया, एक पे 2 डाल दिया, एक पे 3 डाल दिया। अब मुझे ये वैल्यू 30 स्क्रीन पे डिस्प्ले करानी है। सर हेलो, जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। ये वालेकुम मुझे सलाम। स्क्रीन नहीं शेयर, आपकी ना नजर आ रही, स्क्रीन नहीं शेयर हुई। बाकियों को नजर आ रही है जी? यस सर, नजर आ रही है। जी सर। आप एक दफा रिफ्रेश करके जी सर, चेक कर लें, या दोबारा सर ज्वाइन अभी करके चेक कर लें, हमारा बाकियों को नजर आ रही सर 3 बार डिस्कनेक्ट हो गए, बड़ी मुश्किल से ज्वाइन हुई है अभी। है। आई होप कि फिर आपके इंटरनेट का इशू होगा, क्योंकि अगर ये इशू मेरी तरफ होता तो वो किसी को ना दिखती ना। एक अच्छा, दफा मैं दोबारा यहाँ ट्राई पर करें। मैं हाँ, हाँ जी, अब आई आ होप। गई है ठीक है, ठीक। अब भाई इसमें आपकी वो, सर। जैसे मेरा इंटरनेट शुरू में अनस्टेबल था ना, मे बी कि आपका भी थोड़ा सा अनस्टेबल हो, ठीक है। चलें, हो तो सकता है। अब 5 को मैं एक नाम से रिप्रेजेंट तो कर दिया, लेकिन अब सवाल ये है कि मुझे 30 को डिस्प्ले कराना है विद नम। तो नम तो अब सबका नाम है, नम में 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो इस केस में यहाँ पे एक और सोल्यूशन डिवाइस किया गया कि यार आप सबको नाम एक ही दे दो, लेकिन सबको पोजीशंस दे दो अपनी अपनी। तो अब इस केस में सबका नाम एक ही है। ये यूं समझें कि गली है एक, और उस गली में 10 मकान है। अब गली का नंबर एक ही है, गली नंबर 1। हर मकान का मकान नंबर डिफरेंट है, गली नंबर 1 मकान नंबर 1, गली नंबर 1 मकान नंबर 2, गली नंबर 1 मकान नंबर 3। ये उसकी मिसाल है। ये पूरी की पूरी गली, उसका नाम नम ही है, लेकिन आगे हर एक बॉक्स का डिफॉल्ट या ऑटोमेटिकली एक नंबर असाइन हो जाता है। ये याद रखने के जब भी हम अरे डिक्लेयर करते हैं, इस ग्रुप ऑफ लोकेशंस को या कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन की रिजर्वेशन को हम अरे बोलते हैं। तो जब भी हम एक अरे रिजर्व करते हैं तो अरे की हर लोकेशन को एक यूनिक नंबर खुद से असाइन हो जाता है। और ये भी याद रखने वाली बात है कि वो नंबर हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा, 0 से ऊपर नहीं जाएगा। यानी 0 से ऊपर जहां तक मर्जी जाए, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा? तो ये जो नंबर है ना, इनको हम बोलते हैं अरे के सबस्क्रिप्ट्स या अरे के इंडाइसेस। प्लूरल है तो इंडेक्स आप कह लें, अरे के इंडेक्सेस। तो इसका मतलब ये है कि नम का 0th इंडेक्स, इस पे क्या पड़ा हुआ है 10, इसको पढ़ने का ये तरीका है। फिर नम का
फर्स्ट इंडेक्स इस पे क्या पड़ा हुआ है 20, नम का सेकंड इंडेक्स। तो आप अगर देख लें कि जब हम अरे की बात करते हैं तो फिर अरे की लेंथ भी आती है, जितने अरे के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाती है अरे की लेंथ। तो अगर इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं तो अरे की लेंथ क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह। तो ये जो मल्टीपल लोकेशंस को रिजर्व करने वाली बात है ना मेमोरी में, इसको प्रोग्रामर यूं लिखते हैं। अगेन आप ये जहां भी देखें ना स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो आप समझ जाए ये अरे है। जहां भी आप स्क्वायर ब्रैकेट्स देखें आप ये समझ जाए कि ये क्या है, और अरे क्या है, ग्रुप ऑफ लोकेशंस, स्क्रीन ग्रुप ऑफ नहीं मेमोरी दिख लोकेशन। रही। सॉरी दोबारा बोले। सर ये स्क्रीन नहीं आपकी नजर आ रही, फिर से गायब हो गई। असल में ये इशू सिर्फ आपको है ना, इसलिए आई कैन डू एनीथिंग। ऊपर समन डिस्कनेक्ट योर कॉल मीटिंग, तो वो डिस्कनेक्ट होके फिर मैंने दोबारा ज्वाइन की, फिर इसकी स्क्रीन जो गायब होगी। नहीं, असल में डिस्कनेक्शन का तो मेरे पास ही राइट है, मैं तो ऐसा कर नहीं रहा। तो असल में मेरे भी ना स्टार्ट में, सेशन के स्टार्ट में आपको पता है मेरे भी नेट में थोड़ा सा अनस्टेबल था, अनस्टेबिलिटी थी, तो इश्यू आ रहा था। आई होप कि ये आपके इंटरनेट की। जूम पे ना ज्यादा इजी है, जूम पे कल बहुत अच्छी कॉल जो है वो चल रही थी, कल इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, इस पे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कल भी मेरे पास यही नेट था, तो कल बड़ी स्मूथली जो है। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मेरी लिमिटेशन असल में ये है ना बहन, के मैं फिर रिकॉर्डिंग आपको नहीं प्रोवाइड कर सकूंगा ना जूम पे। फिर आपको पता है 40 मिनट का सेशन है, 40 मिनट के बाद फिर सेशन चेंज करो, फिर रीजॉइन करो, फिर उसमें 5 मिनट जाया हो जाए। तो इसमें अगर आपको एक दो दफा मतलब इसमें थोड़ा सा हर्डल होगा, लेकिन बाकी पूरे 4 महीने होपफुली कोई हर्डल नहीं होगा। वेरी यूजफुल टूल। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कोई मेरी एंड से अगर फिर भी कोई कमी पेशी रह गई यूएन जाने में, तो मैं उसको भी ओवरकम करने की, एड्रेस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो एनीवेज चलें जी। तो अब जब भी आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स कहीं भी देखें ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, अरे डिक्लेयर कर रहे हैं, और अगर कहीं ऑलरेडी डिक्लेयर हुई भी मिले तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से पहचान हो जाने की अरे है। अब इस अरे में नंबर भी हो सकता है और इस अरे में स्ट्रिंग भी हो सकता है, और जावास्क्रिप्ट की ब्यूटी ये है और यही उसका नुकसान भी है कि एक ही अरे में बैक वक्त स्ट्रिंग टाइप भी हो सकती है और न्यूमेरिक टाइप भी हो सकती है, जो कि बाकी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं हो सकती। ये इसका नुकसान, ये डिसएडवांटेज भी है। तो अगर ये मिक्स काइंड ऑफ डेटा टाइप अलाउ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये यूज करेंगे। अरे इज सपोज टू बी यूज टू कंटेन ओनली वन डेटा टाइप, या ये सारे नंबर्स होंगे या ये सारे स्ट्रिंग्स होंगे, अलाउ है, हम यूज नहीं करेंगे। अब मैं सपोज करता हूँ कि मैं यहाँ पे ये दिया, फिर ये दूसरा नंबर दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, पांचवा दिया, छठा दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये ठीक है, लेकिन अगर मैं सातवीं जगह पे ये कर दूंगा ना कि अलाउ है, कोई मसला नहीं है, जावास्क्रिप्ट इस पे एरर थ्रो नहीं करेगा, लेकिन ये काम होना नहीं चाहिए। अगर आपको अरे, यानी अरे इस मकसद के लिए नहीं है, तो अरे शुड ओनली कंटेन सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। अब ये अरे बन गई है, लेकिन ये अरे कहां पे है, मेमोरी में। तो अब मेमोरी में नॉर्मली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नाम तो दिया जाएगा ना, वरना तो हमें क्या क्या जानना पड़ेगा, इसका एड्रेस। तो एड्रेस तो याद करना पॉसिबल ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, लेट नम्स। तो इसीलिए अरेज को जो नाम दिया जाता है वो भी प्लूरल दिया जाता है, क्योंकि अज्यूम अंडरस्टूड है कि अरे में मल्टीपल वैल्यूज ही आनी है। तो मैं नम के बजाय क्या दे रहा हूँ, नम्स। आप नंबर्स वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। तो अब अगर मैं इसे इसे लॉग करूं, क्या हो गया, लॉग करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, पूरा का पूरा अरेज का, या अरे का पूरा सेट, यानी इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज पड़ी हुई है सारी की सारी। अगर मैं यहाँ पे ये करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, ये 6 क्या है, बेसिकली लेंथ ऑफ द अरे। और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या डिनोट कर रहा है, अगर मैं इसको यहां से करूं तो मेमोरी की सिमुलेशन है ये, यानी मेमोरी में डेटा इस तरह स्टोर होता है। ये 0 क्या है, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, इंडेक्स और 5 इंडेक्स। तो इसका मतलब ये है कि 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 34। अब मुझे 23 को डिस्प्ले कराना है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि 23 किस इंडेक्स पे है, 3rd इंडेक्स पे है। तो किसी भी अरे के किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को पहुंचने तक या एक्सेस करने तक हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लिखेंगे। इंडेक्स यस यस, नम्स ऑफ 3 का मतलब क्या है कि नम की अरे में जाके तीसरे इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को स्क्रीन पे ले आओ, और ये तीसरे इंडेक्स पे ये करेगा विच इज 23, विच वी वर एक्सपेक्टिंग, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा कि अरे की लेंथ, जो सॉरी अरे का जो आखिरी इंडेक्स है वो 1 लेस देन
दी लेंथ ऑफ द अरे होता है। यानी अगर अरे का अगर मैं इसको वापस जाऊं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इसका इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैं ये 0 दूं तो 0 का मतलब 34, और अगर ये 45 दूं तो 45 का मतलब 45 का मतलब क्या आएगा? चलें 1 नम्स ऑफ 45 क्या आएगा भाई? 1 इंडेक्स आएगा 45 सर। जी नहीं बेटा, 1 इंडेक्स नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये वाइस वर्सा है कि हम वैल्यू दें तो इंडेक्स रिटर्न करे और इंडेक्स दें तो वैल्यू रिटर्न करे, ये सिर्फ एक। तो इसका मतलब होता है अनडिफाइंड। जावास्क्रिप्ट में कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसको आप कंसोल लॉग प्रिंट करने या यूज करने की कोशिश करें जो वेरिएबल डिफाइन ही नहीं है, तो क्या देगा? अनडिफाइंड। तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूं? नम्स ऑफ 45। तो 45 इंडेक्स तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये 45 बेसिकली पोजीशन है, ये 0 1 2 3 4 5 6, हमारी आखिरी पोजीशन क्या है? 5 या 6। तो मैं कह रहा हूं जी नम्स ऑफ 45। तो जब भी कहीं जावास्क्रिप्ट में आप अनडिफाइंड देखें तो ये बहुत सारी सूरतों में आ सकता है। मिसाल के तौर पे एक तो ये सूरत है आपके सामने, दूसरी ये सूरत है मैं ये कर दूं कंसोल लॉग सी। क्या मतलब है सी का? वो कोशिश करेगा कि मेमोरी में जाके सी नाम का वेरिएबल ढूंढे और इसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू को लाए। वो जाएगा, वो कहेगा ये तो सी है ही नहीं कहीं पे, इसके अंदर वैल्यू ही नहीं है। तो वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब क्या है? अनडिफाइंड। ये बार बार अनडिफाइंड पे एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूं कि आपको नल और अनडिफाइंड में फर्क बताऊंगा जब नल की बारी आएगी। समझ आइए बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी वेरिएबल को बगैर वैल्यू दिए, हम किसी भी वेरिएबल को बगैर वैल्यू दिए डिस्प्ले या यूज करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या रिटर्न करेगा? अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड कौन असाइन करता है किसी वेरिएबल को? सिस्टम खुद। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है नल और अनडिफाइंड में। अनडिफाइंड किसी वेरिएबल को कौन असाइन करता है? जावास्क्रिप्ट या सिस्टम खुद। लेकिन अगर मुझे कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, लेट्स सी, और फिलहाल मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है इसको असाइन करने के लिए, तो प्रोग्रामिंग की ये प्रैक्टिस है कि किसी भी वेरिएबल को अनअसाइंड नहीं छोड़ना चाहिए, वरना गार्बेज वैल्यू आके आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे सकती है और आपके प्रोग्राम में कोई एरर भी नहीं होगा, फिर भी एरर आ रहा होगा। तो अगर ये सी डिफाइन ही ना होता तो अनडिफाइंड सिस्टम प्रोवाइड करेगा, और अगर मैं खुद चाह रहा हूं जी कि मुझे पता है मैंने सी डिफाइन किया लेकिन वैल्यू अभी नहीं दूंगा, वैल्यू आगे जाके दूंगा, तो फिर मैं इसे क्या असाइन करूंगा? नल। तो ये डिफरेंस है। नल इज असाइंड बाय द प्रोग्रामर, अनडिफाइंड इज असाइंड बाय द सिस्टम या जावास्क्रिप्ट। ठीक है, कहीं नल भी आप देखेंगे तो वहां मैं रिमाइंड करा दूंगा आपको। खैर, तो अभी जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था वो मैंने कहा जी नम्स, और नम्स में मैंने कह दिया जी 23 फॉर एग्जांपल। तो ये भी क्या देगा आपको? अनडिफाइंड। वो कहेगा भाईजान ये तो चीज है ही नहीं, तो मैं इसको कैसे और कहां से जाके इसको लाऊं? तो ये क्या है? बेसिकली अनडिफाइंड। तो इसी तरह वो सी वाला भी आप डेमोंस्ट्रेशन दे सकते हैं। एनीवेज, तो अरेज का आपको समझ आ गया कि अरेज, अगर मैं इस सारी चीज को समेट दूं एक जुमले में, तो सेट ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। अरे क्या है? सेट ऑफ। अच्छा, लफ्ज कंसेक्यूटिव इंपॉर्टेंट है। कंसेक्यूटिव क्यों इंपॉर्टेंट है? कि ऐसा नहीं होगा कि आपके पास मेमोरी है और इस मेमोरी में आपके पास अवेलेबल लोकेशंस है 10, और आप कहें जी कि मुझे इस अरे में पहली 3 लोकेशंस दे दो और फिर बीच में से 6 छोड़ दो और आखिरी 3 लोकेशन रिजर्व कर दो। ऐसा कभी नहीं होगा। तो डेफिनेशन में मैंने इसीलिए लफ्ज शामिल किया कि अरे इज अ सेट ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी। अरे जब भी मेमोरी रिजर्व करेगा वो हमेशा क्या होगा? कंसेक्यूटिव होगा, बीच में कोई भी छूटेगा नहीं। तो अरे इज अ सेट ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। क्यों यूज होती है? टू स्टोर द डेटा। तो हमने डेटा स्टोर करने के कितने तरीके पढ़ लिए? 2 तरीके पढ़ लिए। अगर ये डेटा स्टोर करने के तरीके आप समझ जाएंगे ना, तो फिर जब किसी डॉम के साथ इंटरेक्ट करूंगा या उसमें सेव करूंगा तो आपको इंटेंशनली सारा कुछ पता लग रहा होगा पीछे क्या चल रहा है। अच्छा जी, अरे में जरूरी नहीं है कि नंबर्स ही हो। तो मैंने कहा जी अरे में स्ट्रिंग भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल नेम है तो मैं आपको कहूँ जी एक नाम है अली, दूसरा नाम है आपका हसन, तीसरा नाम है आपका फॉर एग्जांपल उबैद। तो अब ये अरे क्या देगी आपको? अगर मैं कोई भी इंडेक्स ना दूं तो ये क्या देगी? पूरी की पूरी अरे दे देगी, और अरे की लेंथ 3 है। 3 का मतलब इसमें 3 स्ट्रिंग्स हैं। और अगर आप किसी नाम को भी किसी एक पर्टिकुलर एंट्री, यानी मैं अगर 2 दे दूं तो मुझे क्या नजर आएगा? उबैद, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है हमेशा। 0 पे अली, 1 पे हसन, 2 पे उबैद। तो अरे का इंडेक्स जो है, स्टार्टिंग इंडेक्स, दैट इज ऑलवेज 0। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मैंने आपको अरे पढ़ाते वक्त अरे क्यों पढ़ाई थी? कि वेरिएबल में एक लिमिटेशन थी कि अगर आपको 10 नेम सेव करने हैं तो आपको 10 वेरिएबल्स यूज करने पड़ेंगे। तो अब ये एक लिमिटेशन तो कम हो गई कि 10 वेरिएबल्स डिफाइन नहीं करने पड़ेंगे, वेरिएबल एक ही डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे इन्हें डिस्प्ले करना पड़े तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा?
कि डिस्प्ले करने के लिए तो फिर भी अगर 10 एलिमेंट्स है तो 10 स्टेटमेंट्स यूज करनी पड़ेंगी ना कम से कम। ये फिर मसला, यानी अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अरे की सारी एंट्रीज को डिस्प्ले करना है, नम्स ऑफ 0 और इसे कहूँ नम ऑफ 1 और इसे कहूँ नम ऑफ 2, तो ठीक है, बिल्कुल वैलिड है, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन 2-3 के लिए तो ठीक हो सकती है बात, 10 के लिए, 12 के लिए, 15 के लिए तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी अरे आती है ना, नॉर्मली नॉट नेसेसरीली, अरे यूज होती है इन कॉम्बिनेशन विद लूप्स। तो लूप क्या है, जब मैं लूप पढ़ाऊंगा तो तब दोबारा इस चीज को आइटरेट करूंगा या रीआइटरेट करूंगा। लूप का मतलब ये है कि आप एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को आइटरेट बार बार एग्जीक्यूट करवाएं। लूप का मतलब वैसे भी साइकिल होता है या चक्कर होता है। तो अरेज नॉर्मली इन कॉम्बिनेशन विद लूप से इस्तेमाल होती हैं। जावास्क्रिप्ट ES6 और आगे बढ़ा तो उसने कहा यार ये लूप तो पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, 1999-2000 से चल रहा है, कोई नया काम होना चाहिए। तो फिर उन्होंने लूप्स को आइटरेट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि लूप्स का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनता है, सॉरी अरेज का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनता है, क्योंकि मल्टीपल आइटम्स है ना, तो आप मल्टीपल आइटम्स को या तो प्रिंट करेंगे या उन्हें सेव करेंगे या उन पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट ES6 आगे बढ़ा, उसने कहा जी लूप फॉर वाला बहुत पुराना हो गया, व्हाइल डू व्हाइल भी बहुत पुराना हो गया, तो हम यूज करते हैं जी फॉर ईच, हम यूज करते हैं जी फाइंड, हम यूज करते हैं जी मैप, हम यूज करते हैं जी फिल्टर, हम यूज करते हैं जी स्लाइस। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको ये बताऊं ना यहाँ पे, तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बताऊंगा कि पूरे जावास्क्रिप्ट और पूरे मन स्टैक में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली 3 चीजें हैं ना, उनमें एक अरे है। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि जावास्क्रिप्ट 3 पिलर्स पे खड़ी है, एक अरे, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा फंक्शन, जिसके ये 3 काम पक्के हो गए, गारंटी है वो जावास्क्रिप्ट में कभी मार नहीं खाएगा। तो पहला स्तून तो पक्का होगा अरे का, ठीक है। तो अरे का हर पहलू हमने देख लिया सिवाय एक के, कि अरे को लूप्स के साथ इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि जब मैं अरे को लूप्स के साथ छेड़ूंगा तो फिर फॉर तो निकलेगी लूप, वाइल और डू वाइल भी निकलेगी, फिर फॉर ईच भी निकलेगी, फिर मैप भी निकलेगा, फिर फाइंड भी निकलेगा, फिर फिल्टर भी निकलेगा, और भी काफी सारे मेथड्स हैं। तो अरे के मेथड्स या फंक्शंस बहुत सारे हैं, जिनको हम तब पढ़ेंगे जब हम पहले फंक्शन पढ़ लेंगे कि फंक्शन खुद क्या होता है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, जो हमने वेरिएबल आपने डिफाइन मेमोरी में किया, जैसे डाटा स्टोर करने के दो जी जी इसका साइज कैसे लिमिट करेंगे, और डाटा टाइप जैसे इंटीजर या कैरेक्टर या स्ट्रिंग, उसको एक्सप्लिसिटली नहीं डिफाइन कर सकते या वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है? शुरू में इस क्लास के शुरू में मैंने आपको कहा था कि टाइप स्क्रिप्ट, मैंने ये भी कहा था कि जावास्क्रिप्ट बनी, इसलिए मैंने रिकैप दिया था, मुझे पता था ये सवाल कहीं ना कहीं आएगा, तो थैंकफुली आ ही गया। मैंने कहा जावास्क्रिप्ट जिसने बनाई थी ना, उसने 10 दिन में बनाई थी, पूरी जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज ही 10 दिन में बनी है, और लोग उस वक्त इसका मजाक उड़ाते थे। और आपको पता है कि जो टाइप स्क्रिप्ट आई है वो इन्हीं इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जो आप बोल रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप इसका साइज लिमिट कर लें, जैसे आपको पता है C++ में आप वेरिएबल डिक्लेयर करें इंट a, तो आपको पता है वेरिएबल 2 बाइट्स लेता है, डिपेंड करता है, अगर वो शॉर्ट इंट है, अगर वो लॉन्ग इंट है तो 4 बाइट्स लेगा, ठीक है। इसी तरह फ्लोट या डबल कर लें तो वो 8 बाइट्स लेगा। यहाँ पे हम वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि डेटा टाइप दे सकते हैं, हम जावास्क्रिप्ट में वो भी नहीं देंगे, वो टाइप स्क्रिप्ट में देते हैं। जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में फर्क ही यही है, जावास्क्रिप्ट विद टाइप्स कॉल्ड टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट विदाउट टाइप्स कॉल्ड जावास्क्रिप्ट, यही तो डिफरेंस है, ठीक है जी। डिड आई एड्रेस योर क्वेश्चन? हाँ, एक बात जरूर कर जी सकते हैं, ठीक होगी। एक और बात, चले मैं इसमें एक और एडिशन कर दूं, थैंक यू। एक और एडिशन ये कर दूं कि मैंने इसको टाइप नहीं दी, तो जावास्क्रिप्ट को कहा जाता है कि डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। इस लाइन का मतलब समझ लें, आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। डायनामिकली टाइप्ड का मतलब ये है कि जो वैल्यू असाइन की जाती है वेरिएबल में, एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये बड़ा काम आएगा, तो वेरिएबल उस टाइप को इन्फर कर लेता है। वैसे इन्फर करने का मतलब आपको पता है इंग्लिश में होता है अखज कर लेना, किसी चीज से किसी चीज का नतीजा, इसको इन्फरेंस बोलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल डायनामिकली टाइप्ड होने का मतलब ये है कि जो वैल्यू आप इसको असाइन करते हैं, ये अपनी टाइप उसके मुताबिक ढाल लेता है, यानी ये खुद को उस टाइप का बना लेता है। मिसाल 10 मैंने असाइन किया तो एक ही टाइप क्या होगी, नंबर। तो ये नंबर इसने कहां से ली, इन्फर की, अखज की। अच्छा, अगर मैं इसी वैल्यू को, इसी वेरिएबल को ये कर दूं, और आपको पता है रीडिक्लेरेशन की इजाजत नहीं होती,
आप कहें जी ये कुर्सी मैंने रख ली है, रिजर्व कर ली है, वो कहें ये कुर्सी मैंने रिजर्व कर ली है, ये कहें जी मैंने रिजर्व कर ली है, तो तीनों का आपस में क्या हो जाएगा? तो ये रीडिक्लेरेशन अलाउ नहीं है, रीअसाइनमेंट अलाउ है। रीअसाइनमेंट का मतलब ये कि आप दोबारा लेट नहीं कर सकते, लेकिन ये काम कर सकते हैं। अब जरा देखें इन्फरेंस क्या हो गई है, अब तो सत्यानाश हो गई है। टाइपस्क्रिप्ट इन चीजों को ब्लॉक करता है कि मैं पहले कह रहा हूं जी कि 10 असाइन कर दो, तो ए ने इन्फर क्या किया? नंबर। फिर मैं कह रहा हूं जी कि ए में स्टैक असाइन कर दो, तो क्या होगा? जब एक वेरिएबल में दो वैल्यूज असाइन करते हैं तो जो बाद में असाइन करते हैं वो पहली वैल्यू को ओवरराइड कर देता है, ए को ओवरराइड करके नई वैल्यू क्या आएगी? तो इन्फरेंस क्या होगी? जावा टाइपस्क्रिप्ट ने इस तरह के बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस करके इन चीजों को एलिमिनेट किया है, इस वजह से आपके जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे एरर्स खत्म हो जाते हैं टाइपस्क्रिप्ट में। और बाय द वे फ्यूचर टाइपस्क्रिप्ट का है, और लेकिन टाइपस्क्रिप्ट समझ उसको आएगी जिसको जावास्क्रिप्ट आएगी, ठीक है? तो आप अपना ज़हन अभी से बना लें कि आपने किसी दौर में या इंशाल्लाह इसके बाद एटलीस्ट टाइपस्क्रिप्ट की तरफ जाना होगा। बहरहाल जी, और ये भी याद रख लें जिन्होंने सी शार्प पढ़ी है, टाइपस्क्रिप्ट उसी बंदे ने लिखी है जिसने सी शार्प लिखी है। तो इससे आप उसकी वर्थ भी जान सकते हैं कि सी शार्प किसकी है, पता है? माइक्रोसॉफ्ट की है। तो सी शार्प जिस इंजीनियर यानी जिस बंदे ने सी शार्प लैंग्वेज को लिखने को सुपरवाइज किया था ना, उसी बंदे की सुपरविजन में टाइपस्क्रिप्ट भी आई है। तो इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस, माइक्रोसॉफ्ट इसको सपोर्ट कर रही है। अब तो ये ओपन सोर्स हो चुकी है, लेकिन शुरू माइक्रोसॉफ्ट ने की थी, तो मतलब ये पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फैल रही है। बहरहाल खैर, आई होप आई एड्रेस्ड योर ऑल क्वेश्चंस। अच्छा, ये हो चुका जी कि हम लूप्स को और अरेज को इकट्ठा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तब इस्तेमाल करेंगे जब हम पहले फंक्शन भी पढ़ लेंगे और लूप्स भी अलग से पढ़ लेंगे, फिर इन दोनों को मिला के इस्तेमाल करेंगे। अब तक हमने डेटा स्टोर करने के दो तरीके पढ़े हैं, एक वेरिएबल और दूसरा मोर और लेस तरीके सेम ही है, लेकिन स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। अरे में हम कलेक्शन स्टोर करते हैं और वेरिएबल में हम सिंगल डेटा आइटम, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो नंबर हो। एक तीसरी पॉसिबिलिटी है, अब रियल लाइफ सिनेरियो है, मेरे पास एक मोबाइल है जो मेरे हाथ में है। अगर मुझे एक मोबाइल डिवाइस को स्टोर करना हो या प्रोग्रामेटिकली सिमुलेट करना हो, या मोबाइल डिवाइस को छोड़ें, एक पर्सन का डेटा स्टोर करना हो, तो पर्सन का डेटा सिंगल आइटम में हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसे? पर्सन का डेटा का मतलब क्या है? पर्सन का नेम, इसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग। पर्सन की एज, इसकी टाइप क्या है? नंबर। पर्सन का ईमेल, इसकी टाइप क्या है? फिर स्ट्रिंग। पर्सन का वेट, इसकी टाइप क्या है? वो पॉइंट वाला नंबर। ठीक। पर्सन का क्या लें, मैरिटल स्टेटस, यस या नो होगा, बुलियन, यस या नो, ट्रू फॉल्स। तो इसका मतलब यह कि एक पर्सन की अगर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो, वेरिएबल भी फेल, अरे भी फेल। गॉट इट? एंड दिस इज द प्लेस वेयर द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ जावास्क्रिप्ट, जिसको मैं बोल रहा हूं, ये मेरी अपनी असम्पशन है कि ये मतलब ये कहीं डॉक्यूमेंटेड बात नहीं है, वरना कहें जी आपने कहा था 3 पिलर हैं, कहां लिखा हुआ है ये कहीं नहीं लिखा हुआ। तो अगर आपके पास ऐसा केस सिनेरियो हो जहां आपके पास मल्टीपल डेटा टाइप्स को आपने एक ही स्ट्रक्चर में एक ही जगह पे स्टोर करना हो, वहां हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट इज सच अ पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब, डेटा स्ट्रक्चर जब भी बोला जाए तो द वे ऑफ स्टोरिंग डेटा इनटू द रैम, रैम में डेटा स्टोर करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं? डेटा स्ट्रक्चर। वो वेरिएबल कह लें, वो आप अरे कह लें, वो टेक्निकल टर्म में हमें आज तक समझ नहीं आई, लोग लिंक्डइन पढ़ाते रहे और लिंक लिस्ट क्यू, डबल एंडेड क्यू और फलां 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 ग्राफ ट्री, लेकिन इस तरह किसी ने समझाया यार ये सारा कुछ नहीं है, लॉजिकल नेम्स हैं, अल्टीमेटली मेमोरी में डेटा को ऑर्गेनाइज करने के तरीके हैं। तो पहला तरीका वेरिएबल था, जहां उसकी लिमिटेशन हुई वहां हमने दूसरा तरीका इंट्रोड्यूस कर लिया, विच इज अरे, जहां इसकी लिमिटेशन है। अब देखें ना, मैंने आपको क्या कहा था, अरे कैन ओनली कंटेन सिंगल टाइप ऑफ डेटा। अब हमारे पास पर्सन की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, अब पर्सन की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए याद रखिएगा, हम ऑब्जेक्ट्स या किसी भी ऐसी रियल टाइम चीज को, इसको मैं ऑब्जेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, आपकी दुनिया में इर्द गिर्द आपके सराउंडिंग में जितनी चीजें हैं सबको क्या कहलाती हैं? एनीथिंग दैट कैन एग्जिस्ट फिजिकली इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, और एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन एग्जिस्ट फिजिकली कैन बी रिप्रेजेंटेड इन प्रोग्रामिंग। ठीक। हर फिजिकल चीज को एक्सप्लेन करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। मैं अगर कहूं कि मोबाइल है, तो मोबाइल की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन क्या चीज करेगी? इसकी प्रॉपर्टीज, जो इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं। मोबाइल की हाइट क्या है, विड्थ क्या है, डायमेंशन क्या है, कलर क्या है, कंपनी क्या है, ब्रांड क्या है, वगैरह वगैरह। मैं अगर आपको कहूं पर्सन फिजिकली एग्जिस्ट करता है, तो किसी फिजिकली एग्जिस्ट करने वाले पर्सन को एक्सप्लेन करें, कैसे करेंगे? आप उसकी प्रॉपर्टीज से ही एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम जो सबसे यूजफुल और इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? क्योंकि हमने ये कहानियां ही तो नहीं करनी, 2 नंबर्स को ऐड करना, 4 नंबर को ऐड करना, हमने तो रियल टाइम सिनेरियो, रियल टाइम
जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें जो इफेक्टिव डाटा स्ट्रक्चर है वो ऑब्जेक्ट ही होगा। तो जब भी आपको बगैर किसी आइडेंटिफायर के, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आपको बगैर किसी आइडेंटिफायर के करली ब्रैकेट्स मिले तो वो ऑब्जेक्ट है। आइडेंटिफायर का मतलब क्या है कि इसके साथ अगर लिखा हो ना नाम, तो ये फंक्शन बन गया, यानी ये टेस्ट जो है ये फंक्शन का आइडेंटिफायर है। ठीक है, खैर फंक्शन अभी इस तरह नहीं बना, फंक्शन के साथ ये कन्वेंशन भी होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ इस फंक्शन के साथ कोई आइडेंटिफायर नहीं है, उस आइडेंटिफायर का मतलब ये है कि ये इस तरह भी आ सकता है, फॉर लूप में भी आ सकेगा। अब ये करली ब्रैकेट फॉर के साथ आ रही है, अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इस तरह भी आ सकती है, तो ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ये तो यानी जावास्क्रिप्ट में ना ब्लॉक ऑफ कोड को भी ग्रुप करने के लिए करली ब्रैकेट इस्तेमाल होती हैं। इसको हम नॉर्मली बोलते हैं डीलिमिटर। डीलिमिटर कहते हैं, डीलिमिट कहते हैं हद बंदी करने को। ये चार दीवारी है ना, तो ये चारों दीवारें इस कमरे की क्या है, डीलिमिटर्स हैं। तो ये जो ब्लॉक है ना करली ब्रैकेट्स, ये बतौर डीलिमिटर भी यूज होते हैं, इफ ब्लॉक के लिए, एल्स ब्लॉक के लिए, लूप के ब्लॉक के लिए, वाइल डू वाइल लूप के लिए भी, फंक्शंस के लिए भी। लेकिन अगर इनके साथ कोई आइडेंटिफायर ना हो फिर ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, दैट्स फॉर श्योर। करली ब्रैकेट इज रिजर्व फॉर ऑब्जेक्ट। में मैंने कहा आपको क्या होती है जी, प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती हैं, जैसे मैंने कहा ह्यूमन बीइंग है, मैं इंसान हूं, तो मेरी प्रॉपर्टीज होंगी। मेरा नाम क्या है, प्रॉपर्टी है। तो मैं जब नाम लिखता हूं तो कैसे लिखता हूं, नेम, ऐसे ही लिखता हूं ना। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी, फिर इसको अगर ब्रेक डाउन करें तो दो चीजों में मुश्तमिल है, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू। तो प्रॉपर्टी हमेशा की वैल्यू पेयर में आती है, इसको आप की कह लें, इसको वैल्यू कह लें, या इसको प्रॉपर्टी नेम, इसको प्रॉपर्टी वैल्यू। क्लियर। जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में जो प्रॉपर्टी नेम्स है ना, वो कोट्स में नहीं आते ना, सिंगल में, डबल में, वो बगैर कोट्स के आते हैं। दे आर ट्रीटेड लाइक वेरिएबल्स, दैट्स व्हाई दे डू नॉट कम इनटू द कोट्स। लेकिन जो वैल्यूज आती है ना, अगर वो स्ट्रिंग है तो वो कोट्स में आएंगी, अगर वो नंबर्स हैं तो बगैर कोट्स के आएंगे, और अगर बुलियन है तो फिर भी बगैर कोट्स के आएंगे, यानी सिर्फ स्ट्रिंग कोट्स में आती हैं वैल्यूज में। तो ये जो पूरी की पूरी एक मैंने लिखी है, नेम कॉलन यासिर, ये कन्वेंशन है जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज लिखने की। अगर आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं तो आप क्या कहेंगे जी, इसकी एज सच्ची वाली या झूठी वाली, पता नहीं। ठीक है, इसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन, जो भी आप ये समझें कि अब आप देख रहे हैं कि ये वो जावास्क्रिप्ट खुद ही कंप्लेन कर रहा है, ये थैंक्स टू वीएस कोड, ये काफी सारी चीजों में खुद ही बता देता है यार ये ठीक है, ये गलत है। ये कंप्लेन इस वजह से नहीं है कि हमने ऑब्जेक्ट गलत लिखा है, ये कंप्लेन इस वजह से है कि यार इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट भी तो करना है किसी नाम से, यानी इस ऑब्जेक्ट को मुझे लेटर ऑन बाद में कहीं यूज करना है। तो आप देख ले, मैंने 10 वैल्यू असाइन की थी तो उसको एक नंबर, एक नाम से रिप्रेजेंट किया था ना। मैंने कलेक्शन ऑफ वैल्यूज जब अली, हसन और उबैद, तो उसको एक नाम से रिप्रेजेंट किया था। तो ऑब्जेक्ट को भी आप क्या करेंगे, एक, तो मैंने कहा नाम आप आइडेंटिफायर यहां तो लगा नहीं सकते, ये तो कर नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे, ये करेंगे। और जब ये करेंगे तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट में उठा के किस में असाइन कर रहा हूँ, एक वेरिएबल में। पर्सन एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डाटा स्टोर करने का तीसरा तरीका ऑब्जेक्ट। पहला तरीका वेरिएबल। वेरिएबल में आपकी लिमिटेशन थी कि आप एक वक्त में एक आइटम स्टोर कर सकते हैं, दैट वाज द लिमिटेशन, डिसएडवांटेज नहीं, लिमिटेशन। दूसरा डाटा, फिर हमने कहा जी चले ग्रुप ऑफ वैल्यूज को स्टोर करना है तो हम क्या ले लेते हैं, अरेज ले लेते हैं। ठीक है जी, अरेज भी ले ली, लेकिन उसमें भी एक लिमिटेशन है कि अरेज में भी हम एक ही टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, या सारे नंबर्स होंगे या सारे, तो फिर हमारे पास वो लिमिटेशन भी आई। फिर मैंने कहा नहीं यार, हमने कोई एक ही चीज ऐसी चाहिए जिसमें मल्टीपल टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जी स्टेटस, आप इसको कुछ भी समझ लें, मैरिटल स्टेटस, तो मैं इसे कहूंगा जी ट्रू का मतलब मैरिड, और फॉल्स का मतलब अनमैरिड। तो ये बुलियन है, बुलियन को भी आप कोट्स में नहीं लिखते, और नंबर्स को भी आप कोट्स में, बाकी स्ट्रिंग्स को आप कोट्स में ही लिखते हैं। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। अब मुझे बताएं कि एक ऑब्जेक्ट में कितनी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जितनी आप चाहें। तो ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे देखें ना, मेरे बारे में मेरी प्रॉपर्टीज क्या है, मेरा नाम, मेरे फादर का नाम, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा फोन नंबर, मेरी मदर का नाम, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर की एजेस, ये सारी की सारी मेरे प्रॉपर्टीज हैं। अब मुझे ये सारी किसी जगह इस्तेमाल करनी है या नहीं करनी, ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। अगर मैं कहीं आर्मी में अप्लाई करूं तो वो पूछे दादा और परदादा और नाना का भी सारा पता पूछेंगे लेकिन अगर मैं किसी प्राइवेट जॉब में अप्लाई करूं तो वो सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज। इसका मतलब है किस ऑब्जेक्ट की कितनी प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है, ये आपको कौन बताएगा, केस स्टडी।
ये आपको सिनेरियो बताएगा, सिचुएशन बताएगी, ठीक। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट को आखिरी बात एक्सप्लेन करने के लिए एक तो प्रॉपर्टीज चाहिए होती है, और क्या चाहिए होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके कोई बिहेवियर्स भी तो होते हैं ना, कोई कोई एक्शंस भी तो परफॉर्म करता है ना। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं ह्यूमन की, पर्सन की एग्जांपल लूं, तो पर्सन क्या क्या बिहेवियर एग्जिबिट कर सकता है? प्रॉपर्टीज तो वो होती हैं जो इंट्रिंसिक क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बिहेवियर्स वो चीज होती हैं जो वो परफॉर्म करता है, ठीक है। पर्सन कैन वॉक, पर्सन कैन टॉक, अब ये टॉक उसका इंट्रिंसिक बिहेवियर, सॉरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, उसका बिहेवियर है वो जो एग्जिबिट करता है, उसका एक्शन है वो जो परफॉर्म करता है। नाम से नहीं लग रहा, वर्ब है, तो वर्ब किसको शो करता है? एक्शन को शो करता है। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ प्रॉपर्टीज काफी नहीं, और क्या चीजें काफी। यहाँ एक रिव्यू क्वेश्चन आपसे कोई पूछा कि फंक्शन और मेथड में फर्क क्या है। अक्सर आप ना, अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं सेम ही, ठीक है। अभी आप हमारी क्लास में भी कोई है ऑनलाइन या ऑन कैंपस के, सेम ही है फंक्शन मेथड, वो डिफरेंस सुने। पहले तो सिर्फ ये देख लेना फंक्शन क्या होता है, बल्कि इसको हम मे भी एक सेपरेट क्लास में रखें, और हॉट और जबरदस्त टॉपिक भी है कि आप एक ऑब्जेक्ट फंक्शन से लिंक, फिर आपको वो समझ आएगी जो हमने पहले दफा लिखा था, कंसोल डॉट लॉग, कि कंसोल क्या है, डॉट क्या है, लॉग क्या है। ये जब हम अगला एस्पेक्ट करेंगे, पढ़ेंगे ना ऑब्जेक्ट का, अभी ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैंने आपको कहा कि हमारे 3 पिलर्स हैं, फंक्शंस और अरे। पूरी जावास्क्रिप्ट की कोई टेक्नोलॉजी भी उठा लें, ये भरी पड़ी है सिर्फ इन 3 चीजों से। बाकी चीजें हैं ही हैं, वो सारी सपोर्टिंग है, लेकिन ये 3 चीजें प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखती हैं। जावास्क्रिप्ट चाहे फ्रंट एंड की समझें आप, चाहे बैक एंड की समझें, चाहे रिएक्ट करें, चाहे एंगुलर करें, चाहे व्यूजेएस करें, चाहे कुछ भी करें। तो यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी, तो आई विल एंड दिस लेक्चर राइट ओवर हियर। जी नहीं रखेंगे ना, मतलब क्यों का मतलब तो ये है कि आपका नाम क्या है? बिलाल। तो आपका नाम इब्राहिम क्यों नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। सिर्फ हमने डेटा स्टोर करना ही हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है कि उसको बाद में मैनिपुलेट करना भी है। यानी ये आप बिल्कुल ठीक है कि कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा ना कि आपका नाम बिलाल है, तो मैंने कहा इब्राहिम क्यों नहीं है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए था? लाजवाब नहीं होना चाहिए था, आपका जवाब ये होना चाहिए था कि जी हो सकता है पर है नहीं, हो सकता है पर है नहीं। क्यों? अब अजीदी मर्जी। खैर अब मसला ये है कि हमने सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं देखना कि हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर ये सवाल है तो यस कर सकते हैं। हमने अगला एस्पेक्ट ये भी देखना है कि जब इसको मैनिपुलेट करेंगे, जब इसको प्रोसेस करेंगे, जब किसी दूसरी जगह पे यूज करेंगे, तो फिर नहीं यूज कर सकते। समझ आइए बात। तो इसलिए ये चीज बनाई गई है सिर्फ, मतलब इट इज सपोज टू बी। अच्छा, अब ये जावास्क्रिप्ट है ना, तो इसका मतलब दो सूरतें हैं, या मैं झूठ बोल रहा हूँ या जावास्क्रिप्ट वालों ने गलत इंप्लीमेंटेशन की है। अब ना मैं ये कह सकता हूँ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वरना कल कोई भी नहीं आएगा मैं कहूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ ठीक है ना। मैं ये कह सकता हूँ कि जावास्क्रिप्ट ने गलत इंप्लीमेंट की है, फिर हमें तू बड़ा फिलोसोफर है, जावास्क्रिप्ट पिछले 20 साल से कोई गलत काम कर रहा है। तो टाइप स्क्रिप्ट ने ये काम खत्म कर दिया। उसने कहा ना भाई, अरे अगर नंबर की है ना, तो सारे के सारे नंबर होने चाहिए। क्योंकि मैंने क्या बोला है, फिर आप बैकग्राउंड पे जाएं, थ्योरी थोड़ी सी इसलिए जावास्क्रिप्ट 10 दिन में बनी है और इसमें ऑब्वियसली फ्लॉज थे और सबको पता था फ्लॉज थे, लेकिन 2010 तक वो फ्लॉज किसी ने ओवरकम क्यों नहीं किए? इसका जवाब ये है कि उस वक्त तक लोग फ्रंट एंड के लिए अलग लैंग्वेज और बैक एंड के लिए अलग लैंग्वेज, तो मे भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी एफर्ट्स की भी हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ। लेकिन जब से नोड आया ना, जिस बंदे ने या जिस कम्युनिटी ने नोड का इंट्रोडक्शन दिया, तो उन्होंने कहा यार कि ये तो हम दिमाग खराब है हमारा, हम फ्रंट एंड के लिए अलग लैंग्वेज सीख रहे हैं, बैक एंड के लिए अलग सीख रहे हैं, डेटाबेस के लिए कुछ अलग सीख रहे हैं, तो ये तो बड़ा मजा हो गया कि मतलब जावास्क्रिप्ट ब्राउजर से बाहर चलना शुरू हो गया, तो हम एक ही लैंग्वेज सीखेंगे, फ्रंट एंड बैक एंड सारा कुछ। फिर कम्युनिटी इस तरफ मुड़ी, फिर उन्हें आया कि इसको टाइम देना चाहिए, इस लैंग्वेज को थोड़ा सा इंप्रूव करके हम बहुत कुछ इससे अचीव कर सकते हैं। इस वक्त अगर आप स्टैक ओवरफ्लो के, अगर मेरा सेमिनार आपने अटेंड किया हो ना, उसमें मैं फैक्ट्स के साथ और फिगर्स के साथ बताया था कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेजेस दो हैं, पाइथन और टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट। और टाइपस्क्रिप्ट ऑब्वियसली इसका पार्ट है।
और अगर अभी भी आप आज डेवलपर सर्वे, अभी टाइम नहीं है, मैं आपको खोल के दिखाता, देखिए सर्वे तो उसमें नंबर 1 पे जावास्क्रिप्ट जा रही है, नंबर 2 पे टाइपस्क्रिप्ट जा रही है, नंबर 3 पे पाइथन जा रही है। लेकिन ऑब्वियसली इनके यूज केसेस डिफरेंट है। मैं एक को ऊपर करके दूसरे को नीचे करके ये जस्टिफाई नहीं कर रहा कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कम इम्पोर्टेंट। डेटा साइंसेस की फील्ड में जो है तो पाइथन ऑब्वियसली इज लीडिंग, बाकी वेब डेवलपमेंट के स्टैक्स और बाकी बहुत सारी चीजों में जावास्क्रिप्ट ऑब्वियसली लीडिंग। खैर, डिड यू गेट द आंसर कि हाँ वो कर सकते हैं पर नहीं करेंगे? एनी अदर क्वेश्चन जी फ्रॉम लाइन? सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। आई विल सी टुमारो एट द सेम टाइम और इसी प्लेटफॉर्म पे। आई होप आज किसी को मसला नहीं बना, शुरू में 5-1 मिनट हमें डिस्टरबेंस हुई, तो कल भी इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। एंड दैट डिस्टरबेंस नॉट बिकॉज़ दैट वाज बिकॉज़ ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। और मैं आपको लेक्चर के जहां से आप इसकी रिकॉर्डिंग भी